जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ये क्लास साथियों तैयार की गई है और इस क्लास में आप लोग 4 विषयों का निचोड़ देखेंगे। हिंदी का, सामान्य ज्ञान का, मैथ का और रीजनिंग का। यानी कि इन चारों सब्जेक्ट के साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप साथियों सिलेक्शन अगर पाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि इस क्लास का हर एक क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में है। तो क्लास में अगर बात करें साथियों, क्लास को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चंस को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग साथियों एग्जाम में जो प्रश्न देखेंगे ना, वो इसी क्लास से देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले हिंदी को, उसके बाद सामान्य ज्ञान को, फिर रीजनिंग को और फिर मैथ को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको शब्द कहा जाता है। कैसे शब्द कहा जाता है? मान लीजिए ये कोई एक शब्द, ये क्या है जिससे जो लिखा हो ना, ये कोई एक शब्द है। अब ये क्या है? ये साथियों वर्णों का ही तो समूह है। जा एक वर्ण हो गया, सा दूसरा वर्ण हो गया, उसके बाद सा दूसरा वर्ण हो गया। तो ये तीन, अगर बात करें ना, तीन वर्ण है यहां पर पूरे पूरे। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? जिससे कोई अर्थ निकलता है और इससे कोई ना कुछ मीनिंग ही निकल रहा है, अर्थ ही निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को साथियों क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, शब्द कहा जाता है वर्णों के समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखिए सबकी एक अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक है। हिंदी भाषा की क्या लिपि है, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। एग्जाम वाला क्वेश्चन है साथियों, हर एक क्वेश्चन टॉप लेवल का आप लोग देखेंगे और पूरी तैयारी साथियों मैं करके आया हूं। एग्जाम आपको अगर पास करना है तो चैनल आप सभी का सब्सक्राइब होना चाहिए, ये समझ लीजिए साथियों। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण साथियों कौन सा है? यौगिक, देखिए यौगिक कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द यौगिक होते हैं जिनकी एक तरीके से संधि विच्छेद हो जाए, ठीक है। संधि विच्छेद किसकी हो सकती है साथियों? बात करें तो विद्यार्थी की हो सकती है, यानी कि विद्या हो जाएगा साथियों एक तरफ और अर्थी हो जाएगा साथियों एक तरफ। तो विद्या धन अर्थी साथियों क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है साथियों, यौगिक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा ऊष्म वर्ण है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। इसमें से कौन सा ऊष्म वर्ण हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ये एक ऊष्म वर्ण है। उसके बाद देखिए राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो मैं अगर आपको बताऊं साथियों, ये क्या है? ये एक क्रिया है, ये एक क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता ही तो बता रही है, जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया की विशेषता ही तो बता रहा है। तो धीरे धीरे कैसा शब्द होगा? क्रिया विशेषण शब्द होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए जगदीश में साथियों कौन सी संधि है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा साथियों जगत धन ईश। क्या होगा? जगत धन ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि इसमें है। आंसर आपका बी के साथ। दीर्घायु शब्द में साथियों समास कौन सा है? अब आपसे यह पूछा जा रहा है, अगर इसकी संधि विच्छेद करना हो तो दीर्घ धन आयु हो जाएगा। और पूछे इसमें समास कौन सा है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। आंख का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा है? देखिए आपको मालूम होना चाहिए, चक्षु भी कहते हैं आंख को, नैन भी आंख को कहते हैं और लोचन भी आंख को कहते हैं। लेकिन रुधिर का मतलब होता है खून, रुधिर का मतलब होता है रक्त। ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऊपर वाले तीन आंख के पर्यायवाची है, नीचे रक्त का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सही शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए। अगर आषाढ़ लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे साथियों? जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आषाढ़, इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अशुद्ध इसमें से शब्द आपको कौन सा लग रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जब तक आपका एग्जाम चलेगा, ये पूरा एक मॉडल पेपर आप रोजाना देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर साथियों एग्जाम में भी जितने भी चुनिंदा दिन बचे हैं, जब तक आपने डेली एक मॉडल पेपर देख लिया, डेली आपने इन सभी प्रश्नों को साथियों स्टोर कर लिया, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न भी नहीं होगा ऐसा जो आपको आता ना हो, जो आपको मालूम ना हो। ठीक है ना साथियों? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। मैं साथियों पूरी आपको गारंटी देता हूं, मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की, इन तीन सब्जेक्ट की मैं बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं। लेकिन जीएस की अगर बात करते हैं साथियों, तो 75% की मैं आपको गारंटी देता हूं कि 75% जीएस इन्हीं क्लासेस में से आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये कंटेंट जो बनाया जा रहा है बहुत
सिलेक्टेड कंटेंट है, बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाए। ठीक है ना? तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको अंत में साथियों वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार ज्वाइन आप लोग अवश्य कर लेंगे। तो यहां पर अगर बात करें, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, दुष्कर भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शुश्रूषा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि सा नहीं आएगा, शाह आएगा। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द अशुद्ध है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर आपको बताना हो तो क्या आप लोग बताएंगे? तो क्या बताएंगे साथियों? स्पर्धा बताएंगे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। देखिए मैं आपका चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समय ना लूं, मैं आपको चाहता हूं कि कम से कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट दे दूं और वो कंटेंट दूं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए मैं साथियों, मेरी वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो उसमें पूरा मॉडल पेपर होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है? और बहुत तेज मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि समय आपका बहुत ज्यादा मैं जाया नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं कम कम समय में वो कंटेंट देता हूं, एग्जाम वाला कंटेंट आपको दे देता हूं। चलिए, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके वो तो साथियों उसे क्या कहा जाएगा? बंध्या कहा जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न, यहां से आपको पूछा यह जा रहा है साथियों के तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है बताइए। तो इसमें से तत्सम शब्द की अगर बात करें, ये जो स्नान लिखा हो ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है साथियों तत्सम शब्द जो कौन सा होगा। यहां पर बात करें अगर के तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो दीपावली है ना साथियों, ये आपका तत्सम शब्द ही तो है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए भाई। अब आपको इसमें साथियों तद्भव शब्द बताना है। 2 प्रश्न थे जिसमें से आपने चयन किया था तत्सम शब्द का, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें साथियों अगर बात करें, अंगुष्ठ आपका तत्सम शब्द है, अन्न भी तत्सम शब्द है और अंत्र भी तत्सम शब्द है। जो अंडी शब्द है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, इसमें भी आपको एक तद्भव शब्द बताना है। तो अग्नि एक तत्सम शब्द है। उसके अलावा साथियों उर्दतन एक तत्सम शब्द है और उच्चु भी एक तत्सम शब्द है। लेकिन आग की अगर बात करें तो आग एक तद्भव शब्द है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गए। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था साथियों, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बताइए। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जो धीरे धीरे दौड़ा, दौड़ा एक क्या है? दौड़ा एक क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? धीरे धीरे के बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण का बोध कराता है? यानी कि एक वाक्य आपको दे दिया गया है कि विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। पूछा जा रहा है कि यह बताइए इसमें प्रविशेषण क्या है। अगर प्रविशेषण में से हम लोग प्रा को हटा दें और विशेषण की बात करें तो इसमें विशेषण क्या है साथियों? यह सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे बताइए। देखिए विश्वजीत कैसा लड़का है? डरपोक लड़का है, तो यह तो विशेषण हो गया। लेकिन प्रविशेषण किसे कहा जाता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जिस शब्द को, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है, तो मोहन की विशेषता किसने बताई? सुंदर ने बताई। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस सुंदर शब्द की भी विशेषता किसी ने बताई है। किसने? बहुत शब्द ने। मैंने कहा ना कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है, तो यहां पर बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो यहीं पर साथियों विश्वजीत की अगर बात करें, डरपोक है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बड़ा शब्द बता रहा है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। जो भी एग्जामिनर एग्जाम में डालता है, पूछता है, कैसा भी पेपर बनाए, टेढ़ा बेड़ा जहां से भी क्वेश्चन लाए, क्योंकि मेरा मानना है साथियों, मुझे अगर 20 किताबों का अध्ययन करना पड़े तो मैं करूंगा सिर्फ आपके लिए। और 20 किताबों का अध्ययन करने के बाद मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा। मैं नहीं चाहता कि आप 20 किताबों का अध्ययन करो, नहीं, 20 किताबों का अध्ययन करने के बाद जो बनता है ना साथियों, वो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए उसके बाद देखिए सम्मति का संधि विच्छेद साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे।
सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे समधनमति जो होगा वो सम्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, कुछ किताबों मैंने यहाँ पर ये भी देखा है, सतधनमति भी देखा है, कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, सतमति होगा। लेकिन अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, 4 दिन की चांदनी एक मुहावरे, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। थोड़े समय का सुख, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, घर को साफ सुथरा रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़े समय का सुख क्या कहलाता है साथियों, 4 दिन की चांदनी कहलाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद अगर आपसे साथियों यहां पर पूछा जाए, तो देखिए संधि विच्छेद जब भी आप करो ना, तो 2 से 3 बातें आप लोग ध्यान रखो। जो टुकड़े होके 2 शब्द निकले, वो दोनों शब्द सार्थक सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का अपना अपना कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं असार्थक शब्द निकल रहा है या ऐसा शब्द निकल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा शब्द निकलना चाहिए, 2 ऐसे शब्द निकलना चाहिए संधि विच्छेद करने के बाद, जिनको कभी आपने कहीं पर पढ़ा हो आपने, या कहीं पर उन शब्दों को लिखा हो, या कहीं पर उन शब्दों को सुना हो। तो आपने सुना होगा सत्य धन आग्रह, सत्य भी सुना होगा और आग्रह भी सुना होगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, प्रयोग की अगर बात करें साथियों, इसका उपसर्ग क्या होगा, इसकी संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा, प्र आएगा और धन योग आ जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है साथियों, प्र जो है ना, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगर बात करें नजराना का प्रत्यय साथियों क्या हो सकता है, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा साथियों, यहां पर अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो नजर धन आना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नजर धन आना बन जाएगा। प्रत्यय पूछा है तो आना हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भानुदय का साथियों संधि विच्छेद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर देखिए अगर बात करें भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा ना, वो भानु धन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतरपट खुलना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना या स्वागत करना। तो कहा जा सकता है साथियों ज्ञान प्राप्त करना क्या हो जाएगा, अंतरपट खुलना हो जाएगा। आंसर आपका बी है, और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कान नाक में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर किसी भी यहां पर अगर बात करें ना, किसी भी 2 शब्द लिखे हों, जैसे कि दिन और राज, और बीच में क्या हो, डैश हो, ठीक है ना, आज और कल और बीच में क्या हो, डैश हो, तो किसी भी शब्दों में 2 शब्दों में अगर डैश हो और पूछा जाए कौन सा समास है, तो उसमें साथियों हमेशा द्वंद्व समास होगा। यह बात आपको याद रखनी है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों क्या होती है, बताइए। चलिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, उसको वर्ण कहा जाता है। आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी है साथियों, 44 है। आंसर आपका भी हो जाता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें कवि क्या है, अब हमें ये तो पता नहीं है कि किस कवि की बात चल रही है ना, बहुत सारे कवि हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब आपको पता ना हो कि किसकी बात चल रही है, तो वो शब्द हमेशा जातिवाचक शब्द होगा। अब जैसे कि मैं बताऊं कि नदी, अब आप यही कहोगे ना किस नदी की बात चल रही है, मुझे तो पता नहीं, नदियां तो बहुत है। तो नदी आपका क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक शब्द हो जाएगा। मैं कहूं पहाड़, अब पहाड़ तो ऐसे बहुत है, कौन से पहाड़ की बात चल रही है, तो पहाड़ भी क्या शब्द हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। किस आदमी की बात चल रही है, किस औरत की बात चल रही है, किस लड़के लड़की की, किस बालक बालिका की, ये सारे के सारे शब्द साथियों क्या है कि जातिवाचक है। कॉलेज है, स्कूल है, ये सब देश है, राज्य है, किस राज्य की बात चल रही है, किस देश की बात चल रही है। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं साथियों, जातिवाचक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, अब हमें क्या पता किसकी बात चल रही है, कौन से राष्ट्रपति की बात चल रही है। तो कभी ऐसी कंडीशन आए तो वो शब्द साथियों कैसे शब्द होते हैं, जातिवाचक होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, देखिए अगर मान ले साथियों वह बहुवचन है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रोहन खेलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, खेलता है,
खेलता है। अब वचन की अगर एक वचन है, मैं बहुवचन बता दूं, ठीक है, रोहन और रवि खेलता है, तो यहां पर अब खेलते आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा साथियों, खेलते हो जाएगा। तो ये क्रिया आपकी बदली वचन के अनुसार। लिंग की अगर बात करें तो सुनीता खेलती है, अब क्या आया, खेलती आया। लेकिन रोहन अगर लगा दे जैसे, तो रोहन खेलता है, तो खेलती से खेलता बन जाएगा। तो लिंग के अनुसार भी साथियों क्रिया बदलती है, और वचन के अनुसार भी क्रिया का रूप बदलता है, और पुरुष के अनुसार भी साथियों क्रिया का रूप बदलता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि काल के कितने भेद होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन साथियों भेद होते हैं काल के। आंसर आपका अगर है ए तो बिल्कुल करेक्ट है। यामा किसकी रचना है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो यामा की अगर बात करें किसकी रचना है, आंसर आपका क्या हो सकता है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। यामा की अगर बात करें तो यामा आप सभी लोग जानते हैं साथियों, महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन यहां पर महादेवी वर्मा ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, यामा किसकी रचना है साथियों, महादेवी वर्मा की है। पृथ्वी हिंदी साहित्य का साथियों प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वी राज रासो, करुणालय, जानकी मंगल या प्रिय प्रवास। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर पृथ्वी राज रासो की बात करते हैं तो ये क्या है, ये साथियों हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, खड़ी बोली उनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो कहां पर बोली जाती है साथियों, मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। आंसर आपका सी हो जाता है। अंतिम की अगर बात करें ना साथियों, यहां पर अंतिम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रथम होगा, प्रारंभ होगा, आदि होगा या इति होगा। तो अंतिम का विलोम साथियों क्या होता है, प्रथम होता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, सांसारिक किस प्रकार से लिखा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि शुद्ध वर्तनी यहां पर सही वर्तनी कौन से ऑप्शन की है, ऑप्शन नंबर क्या ए की है, तो गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है साथियों। कैसे लिखा जाता है सांसारिक, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, तो 37 प्रश्न साथियों आपने देखे हिंदी के। अब यहां पर पूरे 38 प्रश्न हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के। उसके बाद रीजनिंग के आप प्रश्न देखेंगे, और साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए, तो पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो हेड कांस्टेबल जो होता है ना साथियों, हेड कांस्टेबल, इसी को क्या कहा जाता है, यही पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक भी कहलाता है, रिकॉर्ड कीपर भी कहलाता है, और थाने का लेखपाल किसे कहा जाता है, तो हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो साथियों कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू टोने के बारे में लिखा हुआ है, वशीकरण के बारे में लिखा हुआ है, तो वो वेद साथियों अथर्व वेद है, आपको ध्यान रखना है। और अगर संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो साम वेद है। उसके बाद देखिए, यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो साथियों यक्षगान कहां पर किया जाता है, तो यक्षगान तो कर्नाटक में किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कुमार संभवम साथियों किसकी रचना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो का से है कालिदास और का से है कुमार संभवम। तो ट्रिक के तौर पर आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि कुमार संभवम किसकी रचना है, तो कालिदास की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण साथियों कब किया गया, तो 1914 में किया गया, 1914 में किया गया। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, गुप्तकाल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, तो गुप्तकाल की अगर बात करें तो किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, साथियों संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों, राज्यपाल जो होते हैं ना, ये सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा, कार्बोनिक सोडा, कास्टिक सोडा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, धोने का सोडा कहा जाता है किसको, सोडियम कार्बोनेट को। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ये पूछे तो आपको बताना है धोने का सोडा। अगर आपसे ये पूछे कि धोने का सोडा किसका व्यापारिक नाम है, तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए, अमेरिका की खोज साथियों किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा आपको बताना है, और अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस
नियम बस आपको बताने, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। रक्त परिवहन तंत्र की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है, विलियम हार्वे की अगर बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहां पर किया था, बिहार में किया था, यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो आपसे यहां पर अगर पूछे कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को साथियों राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था, बताइए। तो तंजौर में साथियों जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजराज चोल ने साथियों इसका निर्माण करवाया था, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कामागाटा मारू क्या है, आपने इसका नाम साथियों बहुत सुन रखा होगा कामागाटा मारू का, और एग्जाम में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये एक साथियों जलपोत है, ठीक है। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, इसका नाम साथियों क्या था, कामागाटा मारू था, आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अम्लीय विलयन का साथियों पीएच मान कितना होता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अगर कोई 7 के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन। लेकिन 7 से अधिक होने पर साथियों वो क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा साथियों, अम्लीय कहलाएगा। यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉक्साइट एक किसका अयस्क है, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, तो एंटोमोलॉजी साथियों किसका अध्ययन है, अब आपसे पूछा जा रहा है, कीटों का, स्तनधारियों का, मत्स्यों का, या सरीसृपों का। तो कीटों की अगर बात करें, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था। तो अगर साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, आप लोग ध्यान रखेंगे द्रविड़ शैली में साथियों जो दक्षिण भारत के मंदिर थे ना, इनका निर्माण कौन सी शैली में हुआ था, तो द्रविड़ शैली में हुआ था, आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे कवि गुरु कहा जाता है, यानी कि कवि गुरु के उपनाम से साथियों किसे जाना जाता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर बात करेंगे तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कवि गुरु कहा जाता है, आंसर आपका बी के साथ। अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है, आपसे पूछा जा रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है साथियों, अगर बात करें नोटबंदी हो चुकी है, सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है। तो नोटबंदी हो चुकी है, विमुद्रीकरण हो चुका है, डेमोनेटाइजेशन हो चुकी है, तो कितनी बार हो चुकी है साथियों, 3 बार हो चुकी है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1983 में हुई थी, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी कि कौन सी गैस के साथियों फैलने की वजह से लोगों की मृत्यु होने लगी थी, लोगों का दम घुटने लगा था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न साथियों आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना होंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग देखेंगे प्रश्न जो बन रहे हैं ना, वो इन्हीं क्लासों में से बन रहे हैं, इन्हीं क्लासेस में से क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत साथियों किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी, तो ललित मोहन सेन ने की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट है, ये एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कौन से शहर की बात चल रही है, तो विशाखापट्टनम की बात चल रही है साथियों। विशाखापट्टनम है ना, यह भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण मानव के शरीर में कौन से अंग में होता है। तो यूरिया का निर्माण तो साथियों कहां पर होता है, यकृत में होता है, ये आप लोग
ध्यान रखेंगे आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है। तो कौन सी आकृति की बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कौन सी आकृति की बात चल रही है, कास्ट विडो की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विश्व एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए चरकुला नृत्य साथियों संबंधित है, यानी कि चरकुला नृत्य साथियों किस राज्य में किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी 1 घंटे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो साथियों 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आलू अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है, तो आपकी अगर बात करें फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या प्रयागराज, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे आलू अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर है, मेरठ में है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है, ये आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कहां पर है, तो बरेली में स्थित है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों इस पूरे मॉडल पेपर में मैंने पूरी कोशिश की है कि यूपी जीके के भी साथियों टॉप क्वेश्चंस देखे, तो लगभग 10 प्रश्न में यूपी जीके के साथियों लेकर आया था। उसके बाद देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर है, तो ये तो मथुरा में है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज साथियों कहां पर है, अब आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहां पर है साथियों, ये लखनऊ में है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सेंट्रो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ के साथ जाएगा। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखिए नॉलेज पार्क की अगर बात करें तो ये नॉलेज पार्क साथियों कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे, बताइए भाई। तो नॉलेज पार्क की अगर बात करें ये ग्रेटर नोएडा में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो इसकी अगर बात करें साथियों लखनऊ में ये भी स्थित है, यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है, लखनऊ में स्थित है। तो ये तो अब तक आपने देखे साथियों हिंदी के प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अब उसके बाद देखेंगे साथियों रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्न देखेंगे। चलिए साथियों तो रीजनिंग का यहां पर साथियों प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपके सामने साथियों यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए भाई साहब अगर बात करें साथियों यहां पर 3 है 4 है तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, फिर 5 है 9 है 2 है 9 है 25 है 3 है। तो यहां पर कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर यहां पर साथियों आएगा, आपको यह बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न, देखिए 3 की अगर बात करें तो 3 के सामने क्या है, 3 का स्क्वायर है। 5 के सामने साथियों क्या है, 5 का स्क्वायर है। और 4 के सामने साथियों क्या है, सॉरी 2 के सामने क्या है, 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 है। तो 9 की अगर बात करें 9 के सामने क्या होगा साथियों, 9 के सामने 9 का स्क्वायर होगा यानी कि 81 होगा। तो क्या 81 ऑप्शन में है साथियों, बिल्कुल है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब यहां पर आपको दिखाएगा। यानी कि ये जो शब्द लिखे हुए लेटर लिखे, अगर यहां पर साथियों एक शीशा लगा दिया जाए तो ये शीशे में अक्षर कैसे दिखेंगे, शीशे में वैसे ही दिखेंगे, जो सबसे अंत वाला होगा वो सबसे पहले दिखेगा। और ये वाला अगर दर्पण में आप देखो तो ये कैसे दिखेगा, ये जैसा बना है वैसे ही दिखेगा। आर कैसा दिखेगा, आर का मुंह साथियों दाईं तरफ है, शीशे में इसका मुंह बाईं तरफ दिखेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का साथियों दिखेगा। उसके बाद अगर ए की बात करें, ए जैसा है वैसा ही दिखेगा दर्पण में भी। और टी जैसा है, टी भी साथियों वैसा ही दिखेगा दर्पण में। ई की अगर बात करें, ई का मुंह साथियों दाईं तरफ है, हम क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। उसके बाद आर का कैसा मुंह हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। सी का मुंह भी इधर ही हो जाएगा और ई का मुंह भी साथियों इधर ही हो जाएगा। और एस कैसे बनेगा, एस साथियों ऐसे बनेगा। तो ऐसे साथियों कहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपको साथियों बताना है, बताइए। चलिए
तो यहाँ पर साथियों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, सब में ए आ रहा है, ये डबल ए आ रहा है, डबल तो ए तो है नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर कुल मिला के जो जाएगा वो इस ऑप्शन के साथ जाएगा जो मैंने यहाँ पर साथियों लिखा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। वाई ऐसा है, वाई वैसे ही रहेगा। आर का मुंह इधर उधर हो गया, ए भी ठीक बनाया, टी भी ठीक है, उसके बाद ई भी ठीक है, आर भी ठीक है, सी भी ठीक है, ई भी ठीक है और एस भी ठीक है। तो कुल मिला के साथियों ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका जो मैंने आपको बताया है वैसा ही आंसर आपका जाएगा। अब उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। जैसे कि पूछा यह गया है कि जो फलक पर एक बिंदु बनी है उसके विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर एक बना हुआ है तो कौन सी दिशा पूछी जा रही कि यहां पर कौन सा, बताइए कितने नंबर होंगे। ये 3 वाला नहीं है, 3 के जो उधर को है, 3 के जो इधर को है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से कितने नंबर होंगे। तो इसको करने का एक आसान सा तरीका साथियों देखिए ये भी है। जैसे कि यहां पर अगर बात करें, एक है, एक का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है तो या तो एक का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन कट जाएगा, और 3 भी नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन में होगा साथियों तो वो भी कट जाएगा। हाँ, तो एक तो साथियों ये नहीं हो सकता उत्तर, ठीक है, और एक ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बगल वाले हैं ना, एक के बगल वाले हैं। और हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर 5 ऑप्शन में होगा तो वो भी उत्तर नहीं होगा। एक तो ऐसे आप पहुंच सकते हैं सही उत्तर तक। लेकिन दूसरा तरीके की इसकी अगर बात करें तो दूसरा तरीका एक अच्छा वाला ये भी है साथियों। जैसे कि एक का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, आप ये देखिए कि एक के 2 दिशाएं हमें पता है, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। क्या ऐसा कोई पासा है जिसमें हमें 2 भी नंबर दिखे, 2 पॉइंट वाला भी दिखे और 3 पॉइंट वाला भी दिखे? ढूंढिए जरा। इसमें है तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है साथियों, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बिल्कुल। 2 फलक वाला हमें दिख रहा है, 2 पॉइंट वाला दिख रहा है और 2 पॉइंट वाला हमें यहां पर भी दिख रहा है। उसी प्रकार 3 पॉइंट वाला हमें यहां पर दिख रहा है और 3 पॉइंट वाला हमें यहां पर भी दिख रहा है। तो ये चीज और ये चीज देखिए, और उसके अलावा ये चीज और ये चीज साथियों सेम है ना। तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत यही वाला होगा। ये रूल कहता है इस टाइप के, इसी टाइप से साथियों क्वेश्चन आपके आते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक पॉइंट का बिंदु क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनना है आपको जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मुझे यहां पर यह बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, क्या टीडी यहां पर यानी कि TINY यहां पर है या नहीं है? टी भी है, उसके बाद आई भी है और उसके बाद साथियों एन भी है और वाई भी है, तो ये तो बन सकता है। फॉर्म की अगर बात करें तो FORM यानी कि फॉर्म शब्द भी बन सकता है इन लेटर से। रेंट की अगर बात करें, क्या रेंट साथियों बन सकता है? तो आर हो गया, आर आपका हो गया। ई यहां पर है, ई यहां पर साथियों मुझे नहीं दिख रहा है, आई है, ई नहीं है। तो अगर कह सकते हैं साथियों ये वाला शब्द जो है ये इन लेटर से नहीं बन सकता है, और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बन पाएगा और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो सकता है? तो यहां पर लिखा हुआ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MARCH को PXUZK लिखा जाता है तो APRI को क्या लिखा जाएगा? एल को क्या लिखा जाएगा? तो इसकी साथियों कोडिंग एक तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो एम जो आता है ना साथियों वो कितने पर आता है? 13 पर, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है और सी 3 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है। उसके बाद अगर बात करें पी एक्स की बात करें तो पी 16 पर आता है, एक्स आपका साथियों 24 पर आता है और यू 21 पर आता है और आपका जेड 26 पर आता है और के आपका 11 पर आता है। यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर 3 की बढ़ोतरी हुई है, साफ साफ नजर आ रही है। यहां पर भी 3 की बढ़ोतरी हुई है, साफ साफ नजर आ रही है। और अगर साथियों यहां पर बात करें, जो 18 से 21 हुआ यहां पर भी 3 की ही बढ़ोतरी नजर आ रही है। क्या यहां पर भी 3 की बढ़ोतरी ही साथियों नजर आ रही है? नहीं। क्या यहां पर 3 की बढ़ोतरी नजर आ रही? नहीं। यहां पर 3 बड़ा है और यहां पर 3 घटा है, फिर से यहां पर 3 बड़ा है, फिर से यहां पर 3 घटा और फिर से यहां पर 3 बड़ा है। अरे भाई, अगर बात करें साथियों z जो आता है ना साथियों 26 पर आता है, अगर हमें इसमें से 3 घटाना हो तो 23 ही तो बचेगा, यानी कि w आ जाएगा। अगर उसी प्रकार बात करते a आपका क्या, a आपका 1 पर हो, इसमें से अगर हमें 3 घटाना है तो क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर साथियों 24 नंबर पर जो आपका WX ही तो आ जाएगा 24 वाला। ठीक, तो उसी से साथियों ये आपको यहां पर बताया गया है और समझाया गया है। चलिए,
तो इसमें भी क्या करेंगे साथियों, अगर बात करें सबसे पहले ए 3 बढ़ाया गया है तो इसमें हम 3 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो जब 16 में 3 घटाएंगे 13 आता है, और 13 पर क्या होता है साथियों, एम होता है। तो डीएम कहीं पर लिखा है, डीएस लिखा है और डीएम लिखा है, तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए यहां पर थोड़ा सा समय लग रहा है। अब यहां पर फिर से 3 बढ़ जाएगा, आर 18 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है, फिर अब 3 घट जाएगा, 9 होता है आई पर, आई जो होता है वो 9 पर होता है, 6 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर एफ आ जाएगा। फिर अब इसमें 3 बढ़ जाएगा, एल होता है 12 पर, 15 आ जाएगा, यानी कि ओ आ जाएगा। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए समीकरण 5 + 6 - 3 - 12 गुणा 2 = 17 हो को सही करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए इस सवाल, अगर इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है और ऐसे करके ऑप्शन दे रखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस की जगह पर प्लस लगाना है और प्लस की जगह पर माइनस लगाना है, अगर ये उत्तर सही होगा, मतलब कुल मिला के बराबर आ जाए। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 वाले को उठाते हैं और जहां पर भी माइनस लगा होगा वहां पर प्लस लगा देंगे, और जहां पर प्लस लगा होगा वहां पर माइनस लगा देंगे। ऐसा करने पर अगर 17 आ जाए तो यही आंसर होगा, नहीं आएगा तो हम बी वाले को चेक करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं साथियों, 5 6, एक सेकंड, देखिए 5 यहां पर हो गया, ठीक है, उसके बाद साथियों 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 2 हो गया, और बराबर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो प्लस है तो साथियों माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का ही तो करना था। उसके बाद माइनस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद साथियों क्या आ गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, गुणा था, गुणा गुणा का गुणा ही रहेगा। तो अब इसको कैलकुलेट करके क्या 12 आएगा साथियों, 12 दूना आपका सॉरी 17 आएगा, 12 दूना तो आपका ये 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसमें से साथियों माइनस, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ये तो साथियों 17 किसी कीमत पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, माइनस साथियों हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, तो ये तो इसमें जुड़ जाएगा एक तरीके से, तो ये नहीं होगा। आप दूसरे वाले को एक बार चेक करते हैं, इस वाले को, यानी कि जहां पर भी प्लस दिखे गुणा लगा देना और गुणा दिखे प्लस लगा देना। तो 5 आपका हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, और साथियों 2 हो गया। इसको कैलकुलेट करके 17 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग, प्लस की जगह पर गुणा और गुणा की जगह पर प्लस। तो प्लस है तो गुणा लगा दिया, माइनस से कोई लेना देना नहीं साथियों, माइनस में गुणा है तो साथियों फिर से प्लस लगा दिया। 5 छंग आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस आपका ये क्या हो जाएगा साथियों, देखिए माइनस माइनस से एक तरीके से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से एक तरीके से प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 और 3 15 हो जाएगा, लेकिन आएगा 15 का ही, माइनस का ही 15 आएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, बराबर क्या आना चाहिए था, बराबर आपका 17 आना चाहिए था, और 15 + 2 आपका 17 ही होता है। तो कौन सा आंसर आपके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बताइए। देखिए अगर आयत पूछे ना, आयत पूछे तो कभी भी वर्ग को ना जोड़ लो, कभी भी वर्ग को ना जोड़ना, लेकिन अगर पूछे कितने वर्ग हैं तो उसमें हम आयत को जोड़ सकते हैं। तो इसमें कितने आयत होते हैं, आयत की अगर बात करें साथियों, आयत की अगर बात करें, इस टाइप का कुछ आयत होता है, ठीक है। तो यहां पर साथियों एक आयत, देखिए ये आयत नहीं होगा, ये आयत नहीं होगा, और ना ये आयत होगा, ये तो वर्ग कहलाएंगे भाई साहब, ये वर्ग कहलाएंगे। तो आयत कहाँ कहाँ है, एक आयत तो साथियों आपको यहां से लेकर ये मिला, ये आपका हो गया एक आयत, ठीक है, ये एक आयत हो गया। दूसरा आयत की अगर बात करें, दूसरा आयत आपका ये हो गया, दूसरा आयत आपका साथियों ये हो गया, ये दूसरा आयत हो गया। तीसरे आयत की अगर बात करें, तीसरा आयत आपका ये हो गया, ये तीसरा आयत हो गया। चौथे आयत की अगर बात करें, चौथा आयत आपका ये हो गया, ठीक है, चौथा आयत ये हो गया। अब पांचवें आयत की अगर बात करें तो उसी प्रकार से पांचवा आयत आपका ये हो गया, छठा आयत आपका ये हो गया, सातवां आयत ये हो गया साथियों, और आठवां आयत ये हो गया। उसके अलावा तो मुझे कहीं आयत नहीं नजर आ रहे हैं, वर्ग नजर आ रहे हैं। तो कितने आयत हैं साथियों, इसमें 8 आयत हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए अगर बात करें, देखिए यदि आलोक अर्पित से लंबा है तो क्या कर लेंगे साथियों, आलोक जो है ना वो अर्पित से लंबा है, हम बना लेंगे यहां पर, ठीक है। आलोक जो है ना, आलोक क्या बताया गया है, आलोक जो है वो अर्पित से लंबा है, अर्पित अर्पित के ऊपर ही तो हमने कर दिया, अर्पित के ऊपर कर दिया हमने आलोक को, लेकिन आशीष से नाटा है। किसकी बात चल रही, आलोक की बात चल रही। आलोक अर्पित से तो लंबा है, लेकिन आलोक जो है ना वो आशीष से नाटा है, तो आशीष को हमने इसके ऊपर रख दिया, आशीष को इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद लिखा हो कि
फिर से अभी भी आलोक की बात चल रही है, और उतना ही लंबा है जितना रवि है, यानी कि आलोक उतना ही लंबा है लगभग लगभग जितना रवि है। ठीक है, तो रवि यहां पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है लेकिन हरीश से लंबा है, लेकिन हरीश से लंबा है, क्या लिखा हुआ है? लेकिन हरीश, फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि आलोक अर्पित से लंबा है तो आलोक जो है ना वो अर्पित से लंबा है, लेकिन आशीष से नाटा है, लेकिन आलोक जो है वो आशीष से नाटा है और उतना ही लंबा है, उतना ही लंबा है जितना कि रवि, उतना ही लंबा है जितना रवि, लेकिन हरीश से लंबा है। अच्छा, हरीश से लंबा है, किसकी बात चल रही है? आलोक की बात चल रही है। तो आलोक जो है ना साथियों हरीश से लंबा है। अब हरीश कहां पर आएगा? हरीश यहां पर आएगा, यानी कि हरीश जो है ना, इतना हमें पता है, हरीश आलोक से छोटा है, रवि से छोटा है और आशीष से छोटा है, इतना हमें पता है। हमें यह नहीं पता कि अर्पित से भी छोटा है क्या। तो यहां पर साथियों आपको बताने कौन सा सही होगा, उतना ही लंबा है। तो हरीश की बात यहां पर पूछी जा रही है कि हरीश के बारे में बताने कि हरीश जो है ना वो उतना ही लंबा है जितना आलोक। तो क्या आलोक तो भाई ऊपर है, आलोक तो लंबा है ज्यादा हरीश से, तो ये तो गलत हो जाएगा। अर्पित से क्या नाटा है, मतलब जो हरीश है क्या अर्पित से नाटा है? ये तो अर्पित के ऊपर लिखा है, अर्पित के अगर नीचे में लिखता तो कह सकते थे, तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। आशीष से लंबा है क्या? क्या हरीश जो है क्या आशीष से लंबा है? आशीष तो यहां पर है, हरीश उससे लंबा कैसे हो जाएगा? अगर हरीश की बात करते हैं तो ये आशीष से, आलोक से और रवि से छोटा है। उसके बाद लिखा है आलोक से नाटा है क्या, यानी कि जो हरीश है वो क्या आलोक से नाटा है? तो हाँ, आलोक से तो नाटा ही है साथियों, यानी कि छोटा ही है। तो बात करें साथियों इन चारों में से कौन सा बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, जैसे कि अगर बात करें 27 का संबंध साथियों 3 से है, तो 873 का संबंध किससे होगा? तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 का क्या कर दिया गया है साथियों, स्क्वायर किया गया है, नहीं 3 का क्यूब किया गया है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर किया गया है, तो ये 27 आ गया है। तो अब आपको ये बताना है किसका स्क्वायर, सॉरी किसका क्यूब यहां पर होता है, क्या 873? क्या 873 किसी का क्यूब होता है साथियों या नहीं होता है? अगर बात करते हैं 9 की तो 729 होता है 9 का, ठीक है, तो ये तो साथियों बन नहीं पाएगा। अगर बात करें यहां पर कोई आठ वाट है नहीं, तो इसमें कुछ और तरीका साथियों लगेगा। अगर बात करें साथियों 3 की गुणा हमने किससे कराई, 9 से कराई, तो यहां पर 27 आया। क्या हम 9 की गुणा 9 से कराएं तो ये 873 बन सकता? पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद साथियों अगर बात करें यहां पर 97 की अगर हम गुणा करके एक बार देखें, 9 से 97 की गुणा 9 से कराए तो क्या 873 आ सकता है? 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 9 नीम 81 हो जाएगा, 81 और 6 आपका कितना होता है साथियों, 87 होता है। तो बिल्कुल सही, यही रूल लगेगा, मतलब 3 की से 9 से गुणा कराने पर 27 आएगा। उसी प्रकार साथियों 97 की किससे गुणा कराएं, 9 से गुणा कराने पर 873 आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो व्हेल का जो अगर बात करें, व्हेल जो होती है ये स्तनपायी होती है, तो कछुआ क्या होता है, क्या मोलस्का होता है? मोलस्का संका नहीं होता, ये साथियों सरीसृप संका होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पूछा यहां पर जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कपड़े धोने के लिए तो साबुन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर साबुन को क्या कहा गया है, साबुन को यहां पर स्याही कहा गया है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, स्याही के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो अब बहुत ही बढ़िया साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान तरीका होता है, मैं कुछ चुनिंदा चीजें आपको साथियों बता रहा हूं, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, अगर मान लीजिए 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो अगला रविवार कब पड़ेगा? 8 तारीख को। उसके अगला रविवार कब पड़ेगा? 15 तारीख को। उसके अगला रविवार कब पड़ेगा साथियों? 22 तारीख को। ये चीजें आप लोग को साथियों ध्यान रखना है। मतलब क्या, सब में 7 प्लस करोगे तो हमें अगला दिन मिल जाएगा 7 प्लस करने पर।
तो ये पॉइंट आपको पहली बात ध्यान रखना है। अगर बात करें यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 तारीख को साथियों रविवार है तो अगला रविवार कब पड़ेगा? 9 तारीख को पड़ेगा। उसके अगला रविवार कब पड़ेगा? 16 तारीख को पड़ेगा। और उसके अगला रविवार साथियों कब पड़ेगा? 23 तारीख को पड़ेगा। और अगर बात करें इसमें कुछ नहीं साथियों, 7 प्लस कर दोगे तो अगला रविवार आ जाएगी, यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 30 तारीख को साथियों अगला रविवार पड़ेगा। यानी कि 30 तारीख को भी रविवार होगा, तो जाहिर सी बात है 31 तारीख को क्या होगा साथियों? सोमवार होगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अलग इसमें से कौन सा है, बताइए सबसे विषम कौन सा है। देखिए सबसे पहले लेटर पोजीशन हम लोग यहां पर कर लेते हैं। बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर और जी होता है 7 पर। उसके बाद साथियों यू होता है 21 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर और एक्स होता है 24 पर, जेड होता है 26 पर। उसके बाद अगर बात करें पी 16 पर, आर 18 पर, एस 19 पर साथियों और यू 21 पर होता है। उसके बाद जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, जे होता है 10 पर और एल होता है साथियों 12 पर होता है। अब यहां पर साथियों क्या चीज यहां पर आपको लग रही है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर साथियों 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां पर 1 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। उस प्रकार साथियों यहां पर 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहां पर भी साथियों कितने की बढ़ोतरी हुई है? 19, 20, 21, ठीक है, 2 की बढ़ोतरी ही हुई है। यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां पर साथियों 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे विषम कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यूपी पुलिस के एग्जाम की अगर बात करें, जितने भी आपके प्रश्न आते हैं पूरे में से पूरे नंबर आपके होंगे। और मैथ की अगर बात करें, मैथ में भी पूरे नंबर दिलवा दूंगा और हिंदी में भी साथियों बहुत आराम से पूरे नंबर दिलवा दूंगा। अगर आप सभी ये साथियों जो आपका मॉक टेस्ट होता है, फुल मॉक टेस्ट होता है, उसको आप एग्जाम तक अगर आप देख लेते हैं तो इतना महारथी मैं आपको बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट आपको मैं बना दूंगा कि एग्जाम हॉल में साथियों जिस प्रकार का भी प्रश्न एग्जामिनर आपके सामने रख दे, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लो। चलिए तो यहां पर आपको बताने सबसे विषम कौन सा है, बताइए। सबसे विषम 64, 36, 75, 53, 59, 47, 61, 39। देखिए साफ साफ नजर आ रहा है ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन और यहां पर ऐसा कुछ नहीं जो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो कहा जा सकता है इसमें सबसे अलग कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले नंबर सबसे अलग हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर वह अक्षर क्या होगा, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो बहुत ध्यान से साथियों देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला साथियों क्या होगी? ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, ऐसे ये कहां तक जाएगी साथियों? जेड तक जाएगी। अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम इधर से चलेंगे, दाईं ओर से 14वां अक्षर। पहले हम ये पता लगाएंगे दाईं ओर से 14वां अक्षर होगा कौन सा। तो इसके लिए साथियों 27 नंबर होता है, 27 में से, यानी कि जो भी नंबर आपको पता लगाना हो वो नंबर 27 में से घटा दो। जैसे कि दाईं ओर से 14वां नंबर क्या होगा, तो 27 को 14 में से घटा दो, क्या आ जाएगा साथियों? 3 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर साथियों 13 आ जाएगा और 13 नंबर पर क्या होता है? एम होता है। यानी कि अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर जो होगा वो 13 होगा, यानी कि वो एम होगा साथियों। और उस अक्षर के बाईं ओरवा अक्षर कौन सा है, तो एम के साथियों बिल्कुल बाईं अगर बात करें तो बायां अक्षर कौन सा होता है? एल होता है, यानी कि 12वां अक्षर होता है। तो साथियों आपका आंसर जो जाना चाहिए वो एल के साथ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑप्शन में एल ऑप्शन नहीं है। तो आंसर कुल मिला के जो तरीका मैंने आपको बताया है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगर यहां पर लिखा होता दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होता, तो 27 में से साथियों आप 16 घटाते, जो भी नंबर कहता वो आप घटाते। और ऐसा ही विपरीत संख्या विपरीत नंबर निकाला जाता है। जैसे कि आपको ये तो मालूम होगा ना कि ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है? वाई क्या होता है। लेकिन अगर मैं साथियों आपसे पूछ लूं यू का विपरीत क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो यू क्या होता है? यू 21 पर होता है। तो 27 में से साथियों हमें 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 पर साथियों एफ होता है, तो कह सकते हैं यू का विपरीत क्या होता है? एफ होता है। और एफ का विपरीत क्या होता है? यू।
580 है, 265 है, 373 है। उसके बाद साथियों यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 580 से क्या माइनस करेंगे, 265 आ जाएगा, फिर उसमें बढ़ाना है, तो ये तो साथियों सही नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर 5 और 8 को जोड़े तो 13 आ रहा है, और 5 2 आपका 7, 7 और 6 आपका 13, यानी कि इसका अगर हम टोटल करते हैं 5 8 का, तो साथियों क्या आता है, 13 आता है। इसका टोटल करते तो भी 13 आता है, और इसका टोटल करते साथियों तब भी तो 13 आ रहा है भाई। 3 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका योग करने पर साथियों 13 आएगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखते हैं साथियों, 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी, तो 13 नहीं बन रहा है। 4 और 9 आपका कितना होता है, 13 होता है। क्या इसका भी 13 होता है साथियों, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 11 12 होगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें 8 6 आपका 14, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। आप सभी जानते हैं साथियों, पुस्तकें ले जाने के लिए बैग को प्रयोग करेंगे, और बैग को यहां पर शब्दकोश कहा गया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा शब्दकोश के साथ। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि निश्चित कोड में साथियों BOARD को CNBQE लिखा जाता है, तो इस कोड में साथियों CRIME को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर साथियों फिर वही बात आ गई। देखिए बी की अगर बात करें तो बी से एक नंबर बढ़ा दिया है, सी कर दिया है। ओ 15 पर होता है, फिर एक नंबर घटा दिया गया, मतलब एक नंबर बढ़ाया पहले, फिर एक नंबर घटा दिया गया। उसके बाद फिर से क्या किया गया, एक नंबर बढ़ाया, और फिर से क्या किया, एक नंबर घटा दिया गया। तो सबसे पहले बढ़ाना है तो सी से डी हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा। आर 18 पर होता है, 17 पर साथियों क्यू होता है। अगर उसके बाद साथियों फिर यहां पर बढ़ेगा तो जे आ जाएगा, और फिर यहां पर घटेगा साथियों तो एल आपका आ जाएगा, फिर यहां पर बढ़ेगा तो साथियों आपका एफ आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, डी क्यू जे एल एफ साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें AN है, BO है, CP है, DQ है, उसके बाद कौन से दो लेटर आएंगे। अगर बात करें A से B हो गया है, B से C हो गया है, C से D हो गया है, तो D से जाहिर सी बात है साथियों E ही होगा। उसके बाद ये 14 है, मतलब 14 है, N पर आता है, फिर यहां पर 15 हो गया, ठीक है, मतलब एक बढ़ाया गया, इसमें भी फिर एक बढ़ाया गया, इसमें भी एक बढ़ाया गया, तो इसमें भी एक बढ़ाया जाएगा, तो एस यहां पर आ जाएगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों किसके साथ जाना चाहिए, एक सेकेंड, ये 17 होता है ना, तो मैंने तो ये तो 19 का लिख दिया यहां पर गलती से। यहां पर 8 18 आना चाहिए, क्योंकि ये 17 पर होता है, तो यहां पर 18 नंबर वाला आना चाहिए आर, तो ई आर आंसर होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो अभी तक तो साथियों आपने रीजनिंग के प्रश्न देखे, लेकिन अब आप लोग यहां पर देखेंगे कुछ प्रश्न मैथ के देखेंगे। साथियों यहां पर देखिए पूरे जैसे 55 अगर बात करें प्रश्न जितने आते हैं, तो उतने तो साथियों यहां पर मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अगर उतने प्रश्न मैं आपको करवाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस लाया हूं इस मॉडल पेपर में, लेकिन वो क्वेश्चन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं रीजनिंग के लेकर आया था, और कुछ क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए मैथ के लेकर आया हूं। तो अब हम लोग साथियों यहां पर मैथ के टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं साथियों आप लोग कि मां बेटे की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि बेटी की आयु भी शामिल कर दी जाए तो तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो जाती है। तो बेटी की आयु क्या होगी, बताइए। देखिए दो लोग हैं, मां और बेटे, इन दोनों की औसत आयु 45 है, यानी कि दो लोग हैं साथियों, और इन दोनों की आयु कितनी है, 45 वर्ष है। तो कहा जा सकता है साथियों इनका योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि ये, और ये 90 क्या है, ये मां प्लस बेटे की आयु का योग है। बेटे की आयु का योग है साथियों क्या, 90। ठीक है, 45 दूना 90 यहां पर हो गया। उसके बाद लिखा है कि अगर क्या क्या आ जाए, इनमें एक और चीज शामिल हो जाए, मतलब बेटी भी शामिल हो जाए क्या, हाँ बेटी भी शामिल हो जाए, यानी कि 3 लोग अब हो गए, अब 2 की जगह 3 लोग हो गए हैं, और तीनों का औसत कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो 35 तियां कितने होते हैं, 105 होते हैं। अब ये 105 किसकी एज है, इसमें मां की एज भी शामिल है, इसमें बेटे की एज भी शामिल है, और इसमें साथियों बेटी की एज भी शामिल है। ठीक है ना। तो ये साथियों अब आपसे पूछा जा रहा है तो बेटी की आयु क्या है। अब इसमें सिर्फ मां बेटे की आयु है, इसमें बेटे की भी शामिल है, तो 90 से कितना एक्स्ट्रा है साथियों, 15 ही तो एक्स्ट्रा है। तो 15 क्या है, 15 ये बेटी की ही तो आयु है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए
कोई व्यक्ति अपनी आय का एक, बहुत ध्यान से साथी उस प्रश्न को समझना, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का, उसकी कोई आय होगी, अपनी आय का 1/3 भोजन पर और 1/2 ऋण चुकाने पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। अब शेष राशि उसके पास कितनी, मतलब इतना भोजन पर 1/3 खर्च कर दिया, चुकाने पर ऋण पर 1/2 चुका दिया, वो खर्च कर दिया, तो अभी भी उसके पास साथियों 2000 रुपए यहां पर बचे हुए हैं। तो पूछा जा रहा है उस व्यक्ति की आय कितनी है। देखिए अभी उसने खर्च कितना किया है, उसने एक तो 1/3 खर्च किया है और 1/2 खर्च किया है। ये खर्च कितना होता है टोटल, अगर इस खर्च की बात करें हम लोग, तो 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 3 की गुणा 1 से हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 2 और 3 आपका 5 होगा और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 5/6 इसने को टोटल मिला के साथियों खर्च किया है। हम मान सकते हैं साथियों कि हमारी आय 1 है, क्या 1 है, और इस 1 में से हमने कितना खर्चा किया, 5/6 खर्च किया। हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये हमारी आय है, इसमें से हमने खर्चा कर लिया, इसको कैलकुलेट करने पर जो निकलेगा ना, वो हमारी बचत ही तो निकलेगी, शेष राशि ही तो निकलेगी। तो देख लेते हैं, 1 में से 5/6 माइनस कर लेते हैं, ये जो खर्च ही तो हुआ है हमारा, तो 6 कम 6 माइनस 5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1/6 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी बचत होगी। 1/6 हमारी क्या निकली, बचत निकली। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि बचत 2000 है, यानी कि 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो अब इस 6 की गुणा इससे हो जाएगी, 2000 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा साथियों, 12000 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि वो उसकी आय जो होगी ना, वो कितनी होगी, 12000 आएगी। तो कुल मिला के आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यहां पर साथियों लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई जो है, मान लीजिए एक आयत हम बना लेते हैं, सबसे पहले ये हमने एक बना लिया आयत। कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई, यानी कि ये लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से यहां से 2 गुनी है, यानी कि अगर ये साथियों कितनी है, 1x है, तो ये 2x हो जाएगी। यही तो कहा जा रहा है, डबल है, अगर ये 1 होती तो ये 2 होती। उसके बाद लिखा इसकी परिधि अगर 360 सेंटीमीटर है। अच्छा, परिधि क्या होती है, मान लीजिए सपोज दैट कोई ये आयत है, ये 10 है, ये भी, तो ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, यानी कि साथियों कह सकते हैं इसकी परिधि कितनी होगी, 10 और 10 20 और 5 5 30, यानी कि इसकी परिधि तो 30 होगी, लेकिन इसमें लिखा है परिधि कितनी है, 360 है। तो कुछ हम साथियों यहां पर लगाएंगे और निकालेंगे इसकी परिधि क्या होगी। देखिए जब 2x ये होगा, एक सेकेंड, जब 2x ये होगा तो 2x ये भी होगा, जब x ये होगा तो ये भी x होगा साथियों। कुल मिला के 2x 2x 4x 4x 5x 6x, यानी कि 6x की जो वैल्यू यहां पर है साथियों वो कितनी है, 360 है। अब 360 जब है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी साथियों, 60 निकल कर आएगी, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों ये 60 है, ये 60 है, ये 120 होगी, ये 120 होगी। तो कुल मिला के आपसे साथियों क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई की गुणा करा देते हैं। तो लंबाई अगर देखिए x बराबर 60 है तो ये 120 ही तो निकलेगी, 120, और ये कितनी निकलेगी साथियों, ये कितनी निकलेगी, ये 60 निकलेगी। तो लंबाई कितनी है, 120 है, और चौड़ाई कितनी है, 60 है। 12 छंग आपके कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, तो 7200 जो आएगा ना साथियों वो क्षेत्रफल ही तो आएगा। आंसर कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। उसके बाद देखिए साथियों कि किसी सामान का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर हमने कोई सामान खरीदा है, यानी कि कोई सामान हमने 1200 रुपए में खरीदा है और इसे 1100 रुपए में हमने बेच दिया है, तो जाहिर सी बात है हम लॉस में रहेंगे। ठीक है, लॉस में रहेंगे, और कितने के लॉस में रहेंगे साथियों, 100 के लॉस में रहेंगे। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। अगर ये प्रतिशत शब्द ना होता ना तो हम कह सकते थे हमें 100 की हानि हुई है, लेकिन यहां पर 100 का प्रतिशत निकालना है साथियों, क्या 100 का यहां पर साथियों प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 100 रुपए का हमें लॉस होता है, गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 लगाएंगे, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आता है। तो क्रय मूल्य यहां पर आ जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 2 से कट करेंगे 50 जो है वो 25 बन जाएगा, ये 3 आपका बन जाएगा। तो ये आपका जाके आंसर निकलेगा। अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट में अगर बात करें तो कैसे निकलेगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, एक बचेगा उधर, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 थी आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 8.3% का लॉस होगा। तो इसमें क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ये थोड़ी सी टाइपिंग
टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 8.3% हो सकता हो लिखा हो। तो कुल मिला के जैसा प्रश्न था वैसे मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है, देखिए, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है? 3:11 है। यानी कि अगर लक्ष्मी 3 साल की है तो उसकी माता 11 साल की है। ऐसा भी कह सकते हैं अगर लक्ष्मी की आयु 30 साल की है तो उसकी माता की आयु 110 साल की होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। उनकी आयु का अंतर कितना है? 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी या उनका अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये है साथियों 3x और एक है उनकी माता की आयु है 11x। इनका अंतर जो दे रखा है ना साथियों, वो कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर तो साथियों 8x होगा। यानी कि 8x की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 का 8 16 8 3 24, यानी कि x की वैल्यू साथियों 3 होगी। तो 3x की वैल्यू क्या होगी? 3x की वैल्यू 9x होगी, क्योंकि 3x 9, 3 3 9, 11 3 33 होते हैं, यानी कि साथियों ये 33 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों 9 और 33, क्या 9 और 33, यानी कि अगर लक्ष्मी की आयु 9 साल है तो उसकी माता की आयु 33 साल होगी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद साथियों ये 12 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगी? 3 वर्ष बाद ये 36 हो जाएगी। लेकिन 3 वर्ष बाद उनकी आयु नहीं, उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो ये आपका 12 एकम 12 हो जाएगा, ये आपका 12 तिया 36 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो निकलेगा वो 1:3 निकलेगा और आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। एक व्यक्ति एक कार्य 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, देखिए, पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में पूरा करता है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूपी पुलिस की अगर बात करें, मैथ में जो आपको पढ़ा दिया जाए उतना आप पढ़ लोगे तो मैथ में साथियों एक सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं कटेगा। देखिए, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में उसे पूरा करता है, तो बताइए कि उसका पुत्र अकेला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। एक व्यक्ति है, ठीक है, चलिए हम बाप बेटा कर लेते हैं, ठीक है। एक बाप हो गया, बाप और बेटा ये दोनों अगर मिलकर कोई कार्य करता है तो 5 दिनों में, क्या एक व्यक्ति कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वे 3 दिन पूरा करता है। यानी कि पुत्र की सहायता तो 3 दिन में पूरा करता है, लेकिन अगर सिर्फ बाप वो काम करता है तो उसको 5 दिन लगते हैं। अब यहां पर हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे साथियों जो 3 के पहाड़े में भी आए और 5 के पहाड़े में भी आए, तो साथियों 15 होता है। और 3 पंजे 15, तो पंजे यहां पर लिखेंगे, 5 तिया 15 तो यहां पर ये लिखेंगे। अब अगर बात करें साथियों, बाप एक दिन में 3 काम करता है। अब बाप जब एक दिन में 3 काम करता है तो बेटा एक दिन में साथियों कितना काम करेगा? 2 करेगा। अरे भाई, बाप और बेटा एक दिन में जब 5 काम कर रहा है और बाप अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, बाप अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बेटा एक दिन में 2 काम करेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। अच्छा, ये नंबर क्या होता है? ये टोटल काम होता है। अब टोटल काम है साथियों 15, ठीक। पूछा क्या गया था? पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा। तो पुत्र यहां पर अगर बात करें, टोटल काम है 15 और बेटा एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है साथियों पूरा काम वो 7.5 दिन में निपटा देगा। यानी कि 7 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो बीच वाले छात्र की आयु क्या होगी? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, देखिए 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो कहा जा सकता है साथियों 3 छात्रों की आयु का योग कितना होगा साथियों? 45 होगा, ठीक है। और 45 का यहाँ पर अनुपात आपको दे रखा है। अगर बात करें साथियों, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो है, यही तो क्या, यही तो 45 है, यही तो 45 है साथियों, ठीक है। अगर बात करें 3x 3 और 5 आपका 8, 8 7 आपका 15, यानी कि 15x की वैल्यू जो दे रखी है ना वो 45 दे रखी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? 3 आ जाएगी, क्योंकि 15 3 आपका 45 होता है। तो बीच वाले छात्र की आयु क्या होगी? बीच वाला छात्र तो साथियों ये है, यानी कि x बराबर 3 है तो 5x बराबर क्या होगा? जाहिर सी बात है साथियों 15 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यहां पर साथियों मैं इस सवाल को सही तरीके से लिख देता हूं, थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हो गई है टाइपिंग में। सवाल आप लोग ऐसे देखेंगे 3/8 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर जो है ना साथियों वो -2 है। गुणा लिखा हुआ है 4/5 लिखा होना चाहिए, और इसकी पावर साथियों कितनी है? -3 है। अब देखिए, अगर यहां पर
माइनस न लिखा होता तो सिंपल सा आप कर देते, 3 तिया 9 बटे 8 2 64 कर देते। लेकिन माइनस जब भी लिखा हो पावर में तो आपको क्या करना है, इस प्लस पावर को बनाना है, यानी कि 3 बटे 8 लिखा है ना, तो 8 बटे 3 लिख दोगे और पावर जो होगी वो प्लस की बन जाएगी ऑटोमेटिक, गुणा 4 बटे 5 लिखा है ना, तो 5 बटे 4 कर दोगे, पावर क्या बन जाएगी साथियों, ऑटोमेटिक प्लस की बन जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 8 8 कितना होता है, 8 8 64 होता है, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है और 3 का स्क्वायर साथियों 9 होता है, गुणा 5 का क्यूब कितना होता है साथियों 125 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। इस 64 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या साथियों 125 बटे 9 बचेगा। तो क्या 125 बटे 9 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक साइकिल को 880 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसको कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। देखिए 20% की हानि हो रही है, यानी कि उस वस्तु को 80 में बेचा होगा, यानी कि 80% में बेचा होगा। तो कहा जा सकता है 80% की वैल्यू साथियों 880 है, तो हमें 10% का लाभ लेना है, यानी कि हमें 110% की वैल्यू निकालना होगी। तो साथियों अगर बात करें साथियों कैसे निकालेंगे, ये 80% यहाँ पर आ जाएगा, गुणा में साथियों यहाँ पर अब हम 100 नहीं जोड़ेंगे, हमें 110 की वैल्यू निकालना है, तो 110 यहाँ पर लगाएंगे। इस 8 से ये 8 कैंसिल, यहाँ पर साथियों 11 आ जाएगा, यानी कि 11 की अगर 11 से करोगे तो 121 आ जाएगा, यानी कि 1210 आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है यदि संख्या 3 4 और स्टार लगा है 1 5 1 है से पूरी तरह विभाजित हो जाए, किससे साथियों, यहाँ पर मैं आपको लिख, अच्छा ये कॉमा लगा हुआ है, मतलब यानी कि ये जो संख्या है ना, ये पूरी जो संख्या है ये अगर 9 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से, तो इस स्टार की जगह पर क्या संख्या आएगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 मान लेते हैं, अगर 7 से काम नहीं चलेगा तो 4 मानेंगे, तो 3 4 7 1 5 1, क्या ये साथियों 9 से पूरी तरीके से कट रही है, अगर कट रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 आपके कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएंगे, 27 और 4 उधर 3 इधर साथियों, 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 45, 9 6 54, 9 63, 9 8 72 हो जाएंगे, 9 8 जब 72 होंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, ये 70 है तो 5 बचेगा, ये आपका 51 हो जाएगा, 9 5 45 6 बचेगा, 9 9 7 63 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये तो साथियों 9 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार ले लेते हैं, क्या यहाँ पर एक बार 4 रख के ले लेते हैं, 4 रख के ले लेते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा, 4 रखा 151 हो जाएगा, देखते हैं कटता नहीं कटता, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूना 27 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 3 इधर 4 उधर 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 21 9 दूना 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 9 3 आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाए तो कितना बचेगा 8 बचे 81 हो जाए, 9 में 81, ये तो साथियों पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 अगर रखोगे तो साथियों ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किस संख्या से साथियों, 9 संख्या से। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों अगर बात करें, यहां पर आपने देखे पूरे पूरे साथियों हिंदी के प्रश्न देखे, पूरे पूरे सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे, फिर रीजनिंग के प्रश्न देखे, फिर साथियों मैथ के प्रश्न देखे। हाँ बिल्कुल साथियों, रीजनिंग और मैथ के मैंने पूरे प्रश्न नहीं लाया जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूरे पूरे प्रश्न ले आता तो वीडियो बहुत क्लास बहुत लंबी हो जाती, लेकिन मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लाया और बहुत शानदार प्रश्न लाया साथियों, ठीक है ना। तो रोज अगर साथियों इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, मैथ और रीजनिंग की भी भले कुछ कुछ क्वेश्चंस की करते रहे, तो एग्जाम आपका साथियों निकल जाएगा बहुत आराम से। तो चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में साथियों प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें यूपी पुलिस के लिए मॉडल पेपर है साथियों, उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और कम से कम साथियों 2 से 3 मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।